हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुद्धा कोचिंग सेंटर। मित्रों, हम लोग सीटेट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग मनोविज्ञान को बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। अगर हम वृद्धि और विकास के बारे में बात करें तो यहां से आपके सीटेट में कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वृद्धि और विकास से यहां से आपके हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृद्धि के बारे में। किसके बारे में भाई चर्चा होगी? तो सबसे पहले चर्चा होगी वृद्धि के बारे में, यानी कि ग्रोथ के बारे में हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह शारीरिक पक्ष में होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपके शरीर के पक्ष में जो भी परिवर्तन होता है, जैसे आपकी लंबाई हो गई, जैसे आपका जो वजन है वह हो गया, तो यह जो लंबाई या जो आपका वजन है यह शारीरिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। इसलिए जो वृद्धि होती है वह सिर्फ और सिर्फ किस पक्ष में होती है? शारीरिक पक्ष में होती है। अगर हम परिभाषा देखें वृद्धि की कि वृद्धि की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं फ्रैंक के अनुसार कि फ्रैंक ने वृद्धि की परिभाषा क्या दिया था। फ्रैंक महोदय कहते हैं कि शरीर एवं व्यवहार के किस किस पक्ष में? तो शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में। किस किस पक्ष में भाई साहब? तो शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन, किसी भी पक्ष में क्या होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। यानी कि आपके शरीर के किसी भी भाग में परिवर्तन हो रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो आपके शरीर एवं व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वह क्या कहलाएगी? वह ग्रोथ कहलाएगी, मतलब वृद्धि कहलाएगी। अगर हम बात करें विकास की कि विकास क्या होता है, तो जो विकास है, विकास का जो क्षेत्र है वह व्यापक होता है। जो विकास है, अब अगर हम विकास के बारे में चर्चा करें कि विकास क्या होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वह सतत, निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? सतत, निरंतर एवं क्रमिक प्रक्रिया होती है, जो बालक को गर्भावस्था से, किस अवस्था से? जो बालक को गर्भावस्था से कहां तक प्रभावित करती है? तो यह बालक को मृत्यु तक प्रभावित करती है। यानी कि हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह बुंब से लेके टुंब तक होती है। बुंब का मतलब गर्भ और टुंब का मतलब कब्र। यानी कि जो विकास होता है यह बालक को गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक प्रभावित करती है। अगर हम विकास का परिभाषा देखें तो विकास की परिभाषा हरलाक महोदय ने क्या कहा था? विकास की परिभाषा हरलाक महोदय ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप, किसकी परिभाषा देख रहे हैं? विकास की परिभाषा देख रहे हैं। किसके अनुसार देख रहे हैं? हरलाक के अनुसार देख रहे हैं। हरलाक महोदय ने कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप बालक में नवीन विशिष्टताएं, क्या कहा? नवीन विशिष्टताएं तथा नवीन योग्यताएं, नवीन विशिष्टताएं तथा क्या भाई? नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्या प्रकट होती हैं? नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी कि ये जो कोटेशन आप देख रहे हैं, ये कोटेशन पूछा हुआ है, इस बार के सीटेट में पूछा हुआ था, सॉरी सीटेट कह रहे हैं, यूपी टेट में पूछा हुआ था। क्वेश्चन कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप बालक में नवीन विशिष्टताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हरलाक महोदय का है। अगर हम विकास की बात करें तो जो विकास होता है, हमने कहा सतत, निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। यानी कि जो विकास है यह कभी रुकता नहीं है, यह आजीवन क्या होता रहता है मित्रों? चलता रहता है। अगर हम विकास की बात करें कि विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो विकास के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जो पहला विकास का जो क्षेत्र होता है वह होता है शारीरिक विकास। यानी कि विकास किन किन क्षेत्रों में होता है? तो पहला क्षेत्र हो जाता है शारीरिक विकास, दूसरा क्षेत्र हो जाता है मानसिक विकास, तीसरा क्षेत्र हो जाता है सामाजिक विकास, चौथा क्षेत्र आपको जो देखने को मिलेगा वह है संवेगात्मक विकास,
अगला जो क्षेत्र देखने को मिलता है उसे कहते हैं भाषागत विकास। जो अगला क्षेत्र देखने को मिलता है उसे कहते हैं नैतिक विकास। जो अगला क्षेत्र देखने को मिलता है उसे कहते हैं मनोसामाजिक विकास। क्या भाई? मनोसामाजिक विकास। अगला जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक विकास। कौन सा विकास? मनोवैज्ञानिक विकास। यानी कि जो विकास है आपको यह इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हम शारीरिक विकास कह सकते हैं, हम मानसिक विकास कह सकते हैं, हम सामाजिक, संवेगात्मक, भाषागत, नैतिक, मनोसामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास कह सकते हैं। और आपने देखा था कि जो वृद्धि थी वह वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष में हो रही थी। यानी कि हम मानसिक वृद्धि नहीं कह सकते, सामाजिक वृद्धि नहीं कह सकते, संवेगात्मक, भाषागत, नैतिक, मनोसामाजिक और मनोवैज्ञानिक वृद्धि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो वृद्धि होती है वह सिर्फ एक ही पक्ष में होती है। जो कौन सा पक्ष होता है? शारीरिक पक्ष होता है, जबकि विकास इन सभी पक्षों में देखने को मिलता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में, क्या क्वेश्चन कहता है? निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन, कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है। यहां पे जो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है वो है मानसिक विकास। दूसरे अगर विकास की हम बात करें तो वह है नैतिक विकास। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वह है आध्यात्मिक विकास। और अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो वह है संवेगात्मक विकास। अब आपने देखा, आपने यहां पे क्या देखा? आपने यहां पे यह देखा कि जो हम विकास के बारे में आपको हम बता रहे थे, विकास के बारे में आपको समझाया जा रहा था, तो विकास के बारे में आपने देखा था कि हमने विकास के क्षेत्र में हमने मानसिक विकास के बारे में आपको बताया था, मानसिक विकास होता है। हमने नैतिक विकास के बारे में भी बताया था, हमने संवेगात्मक विकास के बारे में बताया था, लेकिन हमने आध्यात्मिक विकास के बारे में चर्चा नहीं किया था। आप देख रहे हैं कि जैसा हमने अभी जस्ट पढ़ा है, देखिए शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, भाषागत है, नैतिक है, मनोसामाजिक है, मनोवैज्ञानिक विकास है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से आपको आध्यात्मिक विकास देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए जो हमारा जो विकास के संदर्भ में जो विकल्प हमारा सही नहीं है वह सी नहीं सही है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता। अब हम अगर विकास में और आगे बात करें तो चूंकि जो यह चैप्टर है बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए मित्रों हम लोग इस जो विजय रथ बैच है, इस विजय रथ बैच में हम उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कम पढ़ने में, यानी कि आपको कम पढ़ना पड़े और आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएं। इसलिए हम सीटेट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कुछ इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपको गागर में सागर भरने का काम करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जो वृद्धि और विकास होता है, इस वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। तो आइए देखते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि और विकास में अंतर। अगर हम वृद्धि और विकास के बारे में अंतर की जानने की कोशिश करें तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे वृद्धि और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे विकास। और आपसे मैं यह बता दूं कि यह जो वृद्धि और विकास में अंतर आपको बताने के लिए जा रहे हैं, यह सीटेट के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। और मित्रों, मैं चुटकियों बजा के, अर्थात हम लोग खेल खेल के माध्यम से यह देखेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। बिल्कुल आसान है। देखिएगा, चूंकि वृद्धि के बारे में बात हो रही थी तो वृद्धि के बारे में कहा गया था कि जो वृद्धि होती है वह सिर्फ और सिर्फ किस पक्ष में होती है? तो जो वृद्धि होती है वह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष में होती है।
आपका वजन, आपकी लंबाई अगर ये देखने को मिल रहा है तो यह किस पक्ष में हुआ? आपकी वजन, आपकी लंबाई, यह शरीर के पक्ष में परिवर्तन हुआ। इसलिए जो शारीरिक पक्ष में होता है वही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास सभी पक्षों में होता है। विकास किस पक्ष में होगा भाई? तो विकास सभी पक्षों में होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यह जो विकास है यह सभी पक्षों में होगा। सभी पक्ष कहने का मतलब यह है कि चूंकि आपने यहाँ पे देखा था, आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि विकास के अंतर्गत यह सभी पक्ष आपने देखा था। यानी कि मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा, भाषागत भी होगा, नैतिक भी होगा, मनोसामाजिक भी होगा और मनोवैज्ञानिक भी होगा। यानी कि विकास सभी पक्षों में होता है, लेकिन सिर्फ वृद्धि किस पक्ष में होगी? तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष में होगी। ऐसा हमने आपको बताया है। अब अगर हम दूसरे अंतर की बात करें, दूसरा अंतर क्या होता है? दूसरा अंतर होता यह है कि जैसे आप जानते हैं कि वृद्धि शारीरिक पक्ष में होती है, तो क्या हमारी लंबाई आजीवन बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। एक समय के बाद जो हमारी लंबाई होती है वो रुक जाती है। जब एक समय के बाद हमारी जो लंबाई है वह रुक जाती है तो हम कह सकते हैं कि लंबाई आजीवन नहीं बढ़ती। जब आजीवन नहीं चलती तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है यह आजीवन नहीं चलती। यानी कि वृद्धि आजीवन नहीं चलती। लेकिन आप देखे थे विकास के अंतर्गत, आपने देखा था कि विकास सभी पक्ष में होता है। और शुरुआत में हमने चर्चा भी किया था। क्या कहा था? शुरुआत में हमने कहा था कि जो विकास होता है वह बालक को गर्भावस्था से मृत्यु तक प्रभावित करता है। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो विकास होता है यह क्या होता है? यह जो विकास होता है यह आजीवन चलता है। कब तक चलता है भाई? यह आजीवन चलता है। अब जरा हम तीसरे अंतर की बात करते हैं वृद्धि और विकास में। अगर हम तीसरे अंतर की बात करते हैं तो जो चीज आजीवन नहीं चलती वह सीमित होती है, कि जो चीज आजीवन चलता है वह सीमित होता है। तो जो चीज आजीवन नहीं चलती वह सीमित होती है। तो आजीवन क्या नहीं चलती? वृद्धि नहीं चलती। इसलिए यह जो वृद्धि है इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। और आजीवन क्या चलता है? तो आजीवन विकास चलता है। इसलिए विकास का क्षेत्र कैसा हो जाएगा? तो विकास का क्षेत्र व्यापक हो जाएगा। यानी कि स्पष्टतः आपके सामने दिख रहा है कि जो वृद्धि है, वृद्धि कैसी होगी? सीमित होगी। और विकास कैसा होगा? तो विकास व्यापक होगा। अब अगर हम चौथे अंतर की बात करें कि इसमें चौथा अंतर क्या देखने को मिलता है वृद्धि और विकास में, तो आप जानते हैं कि जो सीमित होता है उसको मापा या तोला जा सकता है, कि जो व्यापक होता है उसको मापा या तोला जा सकता है। तो आप जानते हैं कि जो सीमित चीज होती है उसको मापा या तोला जा सकता है, लेकिन जो व्यापक चीज होती है उसको मापा या तोला नहीं जा सकता। तो सीमित क्या है? सीमित है वृद्धि। इसलिए वृद्धि जब सीमित है, इसलिए वृद्धि कैसी होती है? तो वृद्धि मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। जबकि आप देख रहे हैं विकास व्यापक होता है, और जब व्यापक होता है इसको मापा या तोला नहीं जा सकता आसानी से। इसलिए विकास कैसा है मित्रों? इसलिए विकास गुणात्मक होता है, लेकिन कभी कभी विकास मात्रात्मक भी देखने को मिलता है। अब कहेंगे कि विकास कभी कभी मात्रात्मक क्यों देखने को मिलता है? इसलिए विकास कभी कभी मात्रात्मक देखने को मिलता है कि चूंकि आपने देखा कि विकास में सभी पक्ष आएंगे, और सभी पक्ष में क्या शारीरिक पक्ष सम्मिलित नहीं होगा क्या? सभी आएंगे ना। सभी का मतलब विकास में शारीरिक पक्ष भी आएगा जब सभी पक्ष आ गए तो। और जब शारीरिक पक्ष सभी पक्षों में शामिल हो जाएगा तो आपने देखा कि शारीरिक पक्ष मात्रात्मक है। इसलिए कभी कभी विकास क्या हो जाता है? मात्रात्मक हो जाता है। वरना सदैव विकास क्या होगा? सदैव विकास गुणात्मक होता है। अब कहेंगे कि सर मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है? मात्रात्मक मतलब ये कि जिसको मापा या तोला जा सके। जैसे आपकी जो लंबाई है उसको मापा या तोला जा सकता है, आपका जो वजन है, जो भार है, उसको मापा या तोला जा सकता है। इसलिए आपका जो वजन है, जो आपकी लंबाई है, यह मात्रात्मक है, क्योंकि शारीरिक पक्ष में परिवर्तन हुआ। गुणात्मक का मतलब यह है कि आपके अंदर कितना विकास हुआ है, इसका पता हम गुणों के द्वारा लगाते हैं। किसके द्वारा लगाते हैं? गुणों के द्वारा लगाते हैं। आप देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि जब लड़कियों की शादी तय होती है, लड़के देखने वाले आते हैं, तो उस समय जो लड़कियां होती हैं बहुत धीरे धीरे चलती हैं। धीरे धीरे चल किस लिए चलती हैं? धीरे धीरे चल के इसलिए चलती हैं क्योंकि धीरे धीरे चल के अपने किस चीज को दिखा रही हैं? गुण को दिखा रही हैं।
क्या लड़के वाले ने स्केल लेके आया था क्या लड़के वालों ने वेट मशीन लेके आया था क्या लड़के वाले वेट मशीन पे रख के यह जान गए क्या कि इस लड़की में कितना किलो विकास हुआ है, कितना फुट विकास हुआ है, यह जान गए क्या? नहीं जान भाई। इसलिए चलती है भले से घर पे जाके घोड़े की तरह दौड़े, लेकिन वहां पे धीरे धीरे। क्यों भाई? क्योंकि वह अपने गुण को दिखा रही है, यानी कि अगर गुण पसंद तो रिश्ता पक्का, गुण नहीं पसंद तो रिश्ता कैंसिल। आप कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी जब शादियां टूटती हैं तो लोग कहते हैं शादी क्यों टूट गई, तो लोग कहते हैं अरे यार गए थे लड़की को देखने, सास ससुर सब कोई सामने बैठा था, भग 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 समोसा खा रही थी। आप देख रहे हैं भग 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 समोसा खा रही थी, यानी कि जो लड़की था उसका गुण अच्छा नहीं था, इसलिए शादी टूट गई। इसलिए हमने कहा कि जो गुणात्मक का मतलब यह होता है कि विकास को गुणों के द्वारा जाना जाता है। जैसे आप हमारे घर जाएं, आप हमारे घर चलें तो आपके बैठने के तौर तरीकों से, खाने पीने के तौर तरीकों से, बात करने के तौर तरीकों से, उठने बैठने के तौर तरीकों से हम जान जाएंगे कि आपके अंदर कितना विकास हुआ है। क्या आप हमारे घर पे जाएंगे तो हम इन टेप लेके नापेंगे क्या कि आपके अंदर कितना विकास, कितना फुट विकास हुआ है? वेट मशीन पे रखेंगे क्या कि आपके अंदर कितना क्विंटल विकास हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके गुणों के द्वारा हम पता लगा लेते हैं। जैसे कभी कभी देखते ही हैं कि जब हमारे पड़ोस का लड़का हमारे घर पे आता है और घर पे आने के बाद ज्यादा शैतानी बदमाशी करने लगता है तो हम कहते हैं अरे यार इसके अंदर विकास अच्छे तरीके से नहीं हो, पता नहीं इसके माता पिता ने क्या संस्कार दिया है। यानी कि हम उसके जो उत्पाती गुण हैं, उत्पाती गुण को देखकर हम यह जान जाते हैं कि किसी व्यक्ति में कैसा विकास हुआ है। क्योंकि उत्पात छोटे बच्चे नहीं करते, कभी कभी उत्पात बड़े भी बच्चे कर देते हैं। इसका मतलब वह बच्चा जो उत्पाती होता है वह आप में से ही कोई हो सकता है, या हो सकता है आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं। तो जिसके अंदर विकास अच्छे से नहीं होगा, जाहिर सी बात है वह क्या मचाएगा? उत्पात मचाएगा। तो आपने देखा कि आपके सामने मैंने वृद्धि और विकास में कैसे अंतर स्पष्ट किया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जरा सा समझिएगा। अब हम लोग यह देखेंगे कि यह जो वृद्धि और विकास है, इस वृद्धि और विकास से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम वृद्धि और विकास से क्वेश्चंस की तरफ चलें तो हम पहला क्वेश्चन यह देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्या क्वेश्चन कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। और जब यह क्वेश्चन दे दे कि कौन सा सही नहीं है, और जब आपके प्रश्न पत्र में यह नहीं शब्द दे देता है ना, तो हमको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और हमारा जो उत्तर होता है वह भी सही नहीं होता। यह लगता है कि हम लोग चूंकि कभी को नहीं को निग्लेक्ट कर देते हैं कभी कभी, और जब नहीं को निग्लेक्ट करेंगे तो आपका यह जो प्रश्न होगा वह गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो फिर आपको आगे चल के क्या होगी? दिक्कत होगी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विकल्प नंबर ए देता है और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ना, तो विकल्प नंबर ए देता है। विकल्प नंबर ए क्या कहता है? कहता यह है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष में होती है। वृद्धि किस पक्ष में होती है? तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष में होती है, शारीरिक पक्ष में होती है। दूसरा विकल्प दे देता है कि जो विकास होता है, विकास सभी पक्षों में होता है। विकास किस पक्षों में होता है? तो मित्रों यह जो विकास होता है, यह विकास कह देता है कि सभी पक्षों में होता है, सभी पक्ष में होता है। सी वाला विकल्प दे देता है और कहता है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि व्यापक होती है। कैसी होती है वृद्धि? तो वृद्धि व्यापक होती है। और चौथा विकल्प यह दे देता है, चौथे विकल्प में यह लिख देता है कि यह जो विकास होता है, जो विकास होता है यह गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होता है। कैसा होता है? गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होता है। चूंकि आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि सही नहीं है, आपने देखा था अभी जस्ट पहले देखा था वृद्धि और विकास में अंतर देखा था, जिसमें आपने देखा, आपने क्या देखा कि वृद्धि शारीरिक पक्ष में होती है। यह तो सही है, सही बात है, वृद्धि शारीरिक पक्ष में होगी। दूसरा आपने देखा था विकास सभी पक्षों में होता है। आपने जस्ट पहले यहां पे देखा कि विकास सभी पक्ष में हो रहा है, इसलिए दूसरा वाला विकल्प भी क्या हो गया? सही हो गया।
आपने देखा कि वृद्धि कैसी होती है, तो आपने देखा कि वृद्धि सीमित होती है, वृद्धि सीमित होती है, और इस विकल्प में दिया है कि वृद्धि व्यापक होती है। देख लें पिछला, ये आप देखिए स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था कि वृद्धि सीमित होती है, और यहां पे दिया क्या है क्वेश्चन में दिया यह है कि जो वृद्धि होती है यह व्यापक होती है, यानी कि यही वाला हमारा विकल्प सही नहीं है। और अगला कह रहा है विकास गुणात्मक तथा मात्रात्मक होता है, तो सही बात है, विकास गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, यानी कि सी वाला विकल्प सही नहीं है। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही विकल्प होगा वह क्या होगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपसे यहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे। आपको कुछ करना है नहीं, आपको बस क्या करना है, इसमें अंतर जानने के लिए बस एक चीज करना है। क्या करना भाई, वृद्धि शारीरिक पक्ष में होती है, शारीरिक पक्ष में हो गई वृद्धि। जब शारीरिक पक्ष में होती है, हमारी लंबाई हमेशा नहीं बढ़ती, तो वृद्धि आजीवन नहीं चलती। जब जो चीज आजीवन नहीं चलता वह सीमित होता है, और जो चीज सीमित होता है उसको मापा या तोला जा सकता है। बात खत्म। विकास के बारे में बात करें तो यह सभी पक्षों में होता है। जब सभी पक्षों में होगा तो आजीवन चलेगा, जब आजीवन चलेगा तो व्यापक होगा, जब व्यापक होगा तो इसको मापा या तोला नहीं जा सकता, गुणों से जाना जा सकता है। इसलिए आप देखते हैं यह कैसा होगा भाई, गुणात्मक होगा। लेकिन कभी कभी क्या देखने को मिलता है, कभी कभी मात्रात्मक भी देखने को मिलता है। अगर इस चैप्टर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो और आगे हम लोग यह देखेंगे कि जो बाल विकास होता है, इस बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। यानी कि अब जरा सा हमको देखना यह है कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो अगला हेडिंग पड़ेगा बाल विकास की अवस्थाएं। अगर हम बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो बाल विकास की मुझे 4 अवस्था पढ़नी है। कितनी अवस्था पढ़नी है, 4 अवस्था पढ़नी है। आइए देखा जाए बाल विकास की वह 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अगर बाल विकास की पहली अवस्था के बारे में हम चर्चा करें तो जो पहली अवस्था होती है इसे हम लोग कहते हैं गर्भावस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। इस गर्भावस्था को दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम जन्म पूर्व अवस्था भी कहते हैं। जन्म पूर्व अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जन्म के पहले होती है, इसलिए जन्म पूर्व होती है। या इसको तीसरे शब्दों में कहें तो इसे हम अदृश्य अवस्था भी कहते हैं। अदृश्य अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में जो भी विकास होता है वह हम अपने स्पष्ट नजरों से नहीं देख पाते, इसलिए अदृश्य अवस्था कहते हैं। जो दूसरी अवस्था मुझे पढ़नी है वह दूसरी अवस्था हो जाती है शैशवावस्था। दूसरी अवस्था का क्या नाम है भाई, शैशवावस्था। जो तीसरी अवस्था मुझे पढ़नी है वह है बाल्यावस्था, और जो चौथी अवस्था मुझे पढ़नी है उसका नाम है किशोरा अवस्था। मित्रों, क्या किशोरा अवस्था तक ही बाल विकास की अवस्था होती है क्या? यानी कि हम एक चीज आपको और यहां पे बता दें, एक चीज आपको और बता दें, क्या अवस्थाएं किशोरा अवस्था तक ही होती है क्या? नहीं, किशोरा अवस्था तक अवस्थाएं नहीं होती हैं। आप देखते हैं इसके बाद युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, बहुत सी सारी अवस्थाएं होती हैं। लेकिन आगे वाली अवस्थाओं के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसका रीजन है। क्या रीजन है? जब इन सभी अवस्थाओं का समय मैं आपको बता दूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है जिसके कारण इसके आगे वाली अवस्था के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। चूंकि गर्भावस्था का अगर हम समय की बात करें तो जो गर्भावस्था होती है यह कब से कब तक होती है, तो गर्भावस्था का जो समय होता है वह होता है निषेचन से 280 दिन। कब से कब तक? निषेचन से 280 दिन। ये जो गर्भावस्था है इसका जो समय होता है इसको हम निषेचन से 9 माह 10 दिन भी कहते हैं, या हम इसे निषेचन से 10 चंद्रमास भी कह सकते हैं। या कह के हम क्या कह सकते हैं भाई, इसका समय हम क्या बता सकते हैं, इसका समय हम यह भी कह सकते हैं कि निषेचन से 10 चंद्रमास तक का होता है ना। अच्छा, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो निषेचन से 9 माह 10 दिन भी कह सकते हैं। जो शैशवावस्था होती है इसका जो समय होता है वह होता है जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था का समय होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष तक। यानी कि हम स्पष्टतः यह कह सकते हैं कि आपके सामने इन सभी अवस्थाओं का समय आपको दिख रहा होगा। क्योंकि अब आइए जरा सा हम यह समझते हैं कि हम बाल विकास में किशोरावस्था तक का ही अध्ययन क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट का
या तो आप बीटीसी किए होंगे या तो आप बीएड किए होंगे। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो अधिकतम कक्षाएं कहाँ तक पढ़ा सकते हैं? तो अधिकतम कक्षाएं आप 12वीं तक पढ़ा सकते हैं। 1 से 12 तक पढ़ने में कितना समय लगा होगा? तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ने में कम से कम आपको 12 साल लगा होगा। जैसे क्लास 1 में 1 साल, क्लास 2 में 1 साल, क्लास 3 में 1 साल, 4 में 1 साल, 5 में 1 साल, तो 1 से 12 तक पढ़ने में 12 साल। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उम्र क्या होती है? 6 से 14 वर्ष। और दिव्यांग बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उम्र होती है 6 से 12 वर्ष। यानी कि बाद वाली अवस्थाओं में अंतर है, लेकिन क्या प्रारंभिक अवस्था में अंतर है क्या? नहीं, प्रारंभिक अवस्था में अंतर नहीं है। यानी कि सरकार कहती है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाए तो उसे प्राथमिक विद्यालय में भेजना चाहिए। अब कहेंगे कि सर क्या 6 वर्ष के बाद ही प्राथमिक विद्यालय में भेजना चाहिए, उसके बाद बालक को कहीं और नहीं भेजना चाहिए क्या? जी, उसके पहले भी बालकों को सरकार ने जहां भेजने की व्यवस्था किया है उसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंगनवाड़ी कहते हैं। और बड़ा इस समय ट्रेंड में चल रहा है कि आंगनवाड़ी को सब आड़ी बाड़ी कह रहे हैं। यानी कि आड़ी बाड़ी और आंगनवाड़ी में अंतर होता है भाई। जो नहीं जानेगा वो आंगनवाड़ी को आड़ी बाड़ी ही कहेगा, है ना। यानी कि बच्चा प्राथमिक विद्यालय से पहले आंगनवाड़ी में जाता है। यानी कि कक्षा 1 में कब जाएगा? जब वह 6 वर्ष का होगा तब जाएगा। तो 1 से 12 तक पढ़ने में 12 साल का समय लगा। और बच्चा विद्यालय कितने वर्ष में जा रहा है? तो बच्चा विद्यालय 6 वर्ष में जा रहा है। यानी कि 12 6 कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब बच्चा कक्षा 12 में पढ़ता है तो उसकी उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। और यह किशोरावस्था 18 वर्ष पे समाप्त हो जाती है। तो जब मुझे यहीं तक के बालकों को पढ़ाना है तो हम इसी अवस्था तक का ही अध्ययन करेंगे, इसलिए आगे वाली अवस्थाओं का हम अध्ययन नहीं करते हैं। आइए, अब यह जो अवस्था आप देख रहे हैं, इस अवस्था की कुछ उप अवस्थाएं होती हैं। अब इस अवस्था की कौन कौन सी उप अवस्थाएं होती हैं, जरा सा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो गर्भावस्था है, इसकी 3 उप अवस्थाएं होती हैं। जो पहली उप अवस्था होती है इसे हम कहते हैं डिंबा अवस्था। क्या कहते हैं पहली उप अवस्था को? डिंबा अवस्था। जो दूसरी उप अवस्था होती है इसे हम कहते हैं पिंडा अवस्था। क्या कहते हैं? पिंडा अवस्था। और जो तीसरी उपअवस्था होती है इसे हम कहते हैं भ्रूणा अवस्था। क्या कहते हैं? भ्रूणा अवस्था। यानी कि गर्भावस्था की भ्रूणा अवस्था। यानी कि हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था की 3 उपअवस्था होती है। इस शैशवावस्था को हम 3 उपअवस्था में बांट लेते हैं। जो पहली उपअवस्था होती है इसे कहते हैं प्रारंभिक शैशवावस्था। क्या कहते हैं? प्रारंभिक शैशवावस्था। दूसरी उपअवस्था को कहते हैं मध्य शैशवावस्था। और जो तीसरी उपअवस्था होती है इसे हम लोग कहते हैं मित्रों उत्तर शैशवावस्था। इसी प्रकार यदि हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था को भी 3 उपअवस्था में बांट लेते हैं। पहले को कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, पहले को कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरे को कहते हैं मध्य बाल्यावस्था। और तीसरे को क्या कहा जाता है? तीसरे को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इसी प्रकार हम किशोरावस्था की भी 3 उपअवस्थाएं बना लेते हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरी उपअवस्था को हम क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था। और तीसरी उपअवस्था को हम लोग कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो अवस्थाएं हैं, इस अवस्थाओं की कौन कौन सी उपअवस्था होती है। अब हमको यह जानना है कि ये जो उप अवस्थाएं हैं, इस उप अवस्था की जो उप अवस्थाएं हैं, उस उप अवस्था का समय क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि 8 सप्ताह से जन्म तक चलने वाली अवस्था को कौन सी उप अवस्था कहते हैं। तो आइए जरा सा देखें। अब चूंकि यहां पे आपने देखा था कि निषेचन से 10 चंद्रमास, जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था कि गर्भावस्था कितने चंद्रमास की होती है। 10 चंद्रमास, 8 चंद्रमास, 6 चंद्रमास, 2 चंद्रमास। तो आप देख रहे हैं 8 चंद्रमास की होती है। अब यह जो डिंबावस्था है, डिंबावस्था होता क्या भाई? डिंबावस्था का जो समय होता है वह होता है निषेचन से। कब से होता भाई? यह जो डिंबावस्था होता है इसका समय होता है निषेचन से। निषेचन से कब तक होता है? तो निषेचन से 2 सप्ताह तक होता है। जो भ्रूणावस्था होता है इसका समय कब से कब तक होता है? तो इसका समय 2 से लेके
8 सप्ताह तक होता है, और जो भ्रूणावस्था होता है इसका समय 8 सप्ताह से लेकर कब तक होता है, तो 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक होता है। इस प्रकार आपने देखा कि किस उपावस्था का जो समय है वह कितना होता है। अगर हम बात करें शैशवावस्था में, प्रारंभिक शैशवावस्था की बात करें कि प्रारंभिक शैशवावस्था कितने इसका समय क्या होता है, तो चूंकि जन्म से 6 वर्ष में आपको 6 वर्ष का अंतराल देखने को मिल रहा है, और इन 6 वर्षों को 3 भागों में यदि बांट दें तो प्रत्येक उपावस्था का जो वर्ग अंतराल हो जाएगा, जो वर्ष अंतराल होगा वह 2-2 वर्ष का होगा। यानी कि प्रारंभिक शैशवावस्था का समय होता है 0 से लेके, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक, मध्य शैशवावस्था का समय होता है 2 वर्ष से लेके 4 वर्ष तक, और उत्तर शैशवावस्था का समय होता है 4 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। उसी प्रकार यदि हम बाल्यावस्था की बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय होता है 6 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था का समय होता है 8 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 10 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। यदि हम किशोरावस्था की बात करें तो प्रारंभिक किशोरावस्था का समय होता है 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, यहाँ पे देखिएगा मित्रों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों को किशोरा अवस्था लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? किशोरा अवस्था लिखना चाहिए, है ना। तो आइए जरा सा हम इसको सुधार लेते हैं, है ना, जरा सा सुधार लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग किशोरावस्था लिखेंगे, है ना। प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, है ना। तो आप देख रहे हैं कि हमने अगला जब बढ़ते हैं तो प्रारंभिक किशोरावस्था का समय हो जाता है 12 से 14 वर्ष तक, मध्य किशोरावस्था का समय हो जाता है 14 से 16 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था का समय हो जाता है 16 से 18 वर्ष तक। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि आपने देखा कि किस अवस्था का कौन कौन सी उप अवस्था है, किस अवस्था का समय क्या है, किस उप अवस्था का क्या समय है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है देखने के लिए कि शैशव काल किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है भाई? शैशव काल किसे कहते हैं। चूंकि शैशव काल के बारे में बात करें तो यह एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, और जब यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था तो आयोग ने यह कहा था कि जो शैशव काल है, शैशव काल की उम्र पूछा था कि किसे कहते हैं। तो शैशव काल की उम्र जो यूपी टेट में पूछा गया था तो माना गया था कि यह होता है 0 से 2 वर्ष तक। कब से कब तक होता है? 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक को क्या माना जाता है? तो 0 से लेके 2 वर्ष को शैशव काल माना गया था। लेकिन यही क्वेश्चंस जब सी टेट में पूछा था तो सी टेट में कहा गया था कि जो शैशव काल होता है वह 0 से लेके 6 वर्ष तक का होता है। और जब पुनः यूपी टेट में यही क्वेश्चन पूछ दिया कि शैशव काल की उम्र क्या होती है, तो चूंकि यूपी टेट वालों ने सी टेट का नकल कर लिया और अब यूपी टेट भी मानने लगा कि शैशव काल की उम्र क्या होती है भाई? 0 से 6 वर्ष होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो चूंकि यह जो यूपी टेट है यह सी टेट की नकल करता है, अगर पूछे कि शैशव काल की उम्र क्या होती है तो आप निश्चित रूप से बताएंगे कि शैशव काल की उम्र होती है 0 से 6 वर्ष। अगर आपके विकल्प में 0 से 6 वर्ष नहीं है तो आप क्या मार सकते हैं? 0 से 2 वर्ष मार सकते हैं। अगर 0 से 2 वर्ष मारेंगे तो भी आपका जो विकल्प है यह गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं शैशव काल का मतलब ये कि शैशवावस्था की सबसे छोटी उपावस्था। तो आपने देखा कि शैशवावस्था की सबसे जो छोटी उपावस्था है इसका समय है 0 से 2 वर्ष। चूंकि आयोग ने माना है 0 से 6 वर्ष, इसलिए हम लोग भी मानेंगे 0 से 6 वर्ष ही, क्योंकि आयोग से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम आपको कहें कि नहीं 0 से 2 वर्ष ही मानिए, तो चूंकि आयोग ने 0 से 6 वर्ष माना है, इसलिए आपने देखा कि किस किस तरीके से कब कब कैसे कैसे माना था, और अंत में आपको मैंने निष्कर्ष बता दिया कि आपको क्या मारना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि हम अगर विकास की बात करें तो विकास में अवस्था आता था, और अवस्था में आपको हमने बताया, जो पहली अवस्था बताया वह हमने बताया गर्भावस्था। कौन सी अवस्था बताई मित्रों? गर्भावस्था बताया। जो दूसरी अवस्था हमने आपके सामने रखा वह अवस्था थी शैशवावस्था। जो तीसरी अवस्था के बारे में हमने आपसे चर्चा किया वह तीसरी अवस्था थी बाल्यावस्था, और जो चौथी अवस्था के बारे में हमने चर्चा किया आपसे वह अवस्था थी किशोरावस्था। अब इस चैप्टर में हमको इन सभी अवस्थाओं में विकास के बारे में पढ़ना है,
और विकास के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इन सभी अवस्थाओं में हम शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास के बाद हम फिर आगे चल के मानसिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे और सामाजिक विकास के बाद आगे चल के हम लोग संवेगात्मक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इतना ही विकास होता है क्या? नहीं मित्रों, विकास के तो बहुत ढेर से क्षेत्र होते हैं, जैसे भाषागत विकास, नैतिक विकास, लेकिन इस चैप्टर में हमको यह 4 विकास देखना होगा। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले शारीरिक विकास पढ़ेंगे और शारीरिक विकास किस अवस्था में पढ़ेंगे? गर्भावस्था में पढ़ेंगे। अब यह जो गर्भावस्था है, इस गर्भावस्था में हम शारीरिक विकास जब पढ़ लेंगे, फिर हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे, फिर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे और अंत में किशोरावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे। जब हम शारीरिक विकास इन सभी अवस्थाओं में पढ़ लेंगे तो आपको मैं बताऊं कि इस शारीरिक विकास के बाद जब शारीरिक विकास खत्म हो जाएगा तो फिर हम शुरुआत करेंगे किस विकास की? तो हम शुरुआत करेंगे मानसिक विकास की। और जब मानसिक विकास की शुरुआत करेंगे तो मानसिक विकास की शुरुआत हम गर्भावस्था से ना करके हम करेंगे शैशवावस्था से। क्यों शैशवावस्था से? क्योंकि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो उसके मस्तिष्क को नहीं पढ़ पाते, इसलिए गर्भावस्था में सिर्फ एक विकास का अध्ययन करेंगे। जो कौन सा विकास होगा? जो शारीरिक विकास होगा। यानी कि गर्भावस्था में मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास का अध्ययन नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि जो हम अध्ययन करेंगे इन सभी विकास का जो अध्ययन करेंगे वह इस अवस्था में करेंगे, यानी कि शैशवावस्था में मानसिक, बाल्यावस्था में मानसिक, है ना, किशोरावस्था में मानसिक विकास। जब मानसिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, मानसिक विकास के बारे में हम लोग जान लेंगे, तो मानसिक विकास के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास की शुरुआत करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, शैशवावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास और किशोरावस्था में सामाजिक विकास। जब हम सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन कर लेंगे तब हम शुरू करेंगे क्या भाई? संवेगात्मक विकास। और संवेगात्मक विकास की शुरुआत किस अवस्था से? शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। इस तरीके से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक विकास के अंतर्गत बताया जाएगा कि बालक का विकास कैसे होता है, तथा साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि जो बालक का क्वेश्चंस ये कहता है कि बाल विकास की दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं। थोड़ा सा देख लिया जाए, इसको यहीं पे देख लिया जाए। क्वेश्चन कहता यह है कि बाल विकास की दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए, तो बाल विकास की दूसरी अवस्था, क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहा बाल विकास की, किस विकास की भाई? बाल विकास की क्या पूछ रहा है? दूसरी अवस्था पूछ रहा है। बाल विकास की दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि बाल विकास की जो पहली अवस्था है वह है शैशवावस्था, बाल विकास की जो पहली अवस्था है वह है गर्भावस्था। तो बाल विकास की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी? शैशवावस्था हो जाएगी। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? वह होगा शैशवावस्था। क्या होगा मित्रों? शैशवावस्था। यानी कि बाल विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था, तो दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी? शैशवावस्था। अगर क्वेश्चन यह कहे आपसे कि संपूर्ण विकास की, क्या क्वेश्चन कहे भाई? क्वेश्चन कहे कि संपूर्ण विकास की दूसरी अवस्था, संपूर्ण विकास की दूसरी अवस्था, यानी कि संपूर्ण विकास की जब दूसरी अवस्था कहे कि किसे कहते हैं, उस समय हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वह हो जाता है बाल्यावस्था। अब कहेंगे कि संपूर्ण विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था क्यों? आप देख रहे हैं कि गर्भावस्था में सिर्फ एक ही विकास देखने को मिलता है, जबकि इन तीनों अवस्था में इन चारों विकास का अध्ययन देखने को मिलता है, अध्ययन करने को मिलता है। यानी कि गर्भावस्था में मानसिक विकास नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बालक मां के गर्भ में होता है, इसलिए बालक का मस्तिष्क नहीं पढ़ पाते। सामाजिक विकास नहीं देखते क्योंकि बालक मां के गर्भ में रहता है, बालक के समाज को नहीं जान पाते, संवेग को भी नहीं जान पाते, इसलिए गर्भावस्था में इन तीनों विकास का अध्ययन नहीं करेंगे।
जब नहीं करेंगे तो ये बताइए कि जो शैशवावस्था है, यह शैशवावस्था में हम इन सभी विकास का अध्ययन करते हैं, और जब इन सभी विकास का अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण विकास की यानी कि है संपूर्ण विकास की पहली अवस्था क्या हो जाएगी? शैशवावस्था। तो संपूर्ण विकास की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी मित्रों? बाल्यावस्था। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कि हम बाल विकास की दूसरी अवस्था किसे कहेंगे, संपूर्ण विकास की दूसरी अवस्था किसे कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जब हम लेके आएंगे तो हम शुरू करेंगे शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास सभी अवस्थाओं में बताएंगे कि सभी अवस्थाओं में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। तब तक इसको देखिए और इससे संबंधित क्वेश्चंस को करिए। आपको जहां भी दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।